हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग एनटीएस के जो अपना एनटीएस 5 था उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और इसमें आपको सबसे पहला सवाल दिखाई दे रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। बात करें अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, यानी कोई दिक्कत ही नहीं है। चारों ऑप्शन में आपको वो दिया हुआ है। फिर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, ऐसे आपको दिख रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। और बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे, बोरोन से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है बेटा 2s से इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, जबकि यहाँ से निकलेगा 2p से। यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में होता है कौन सा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बोरोन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, तो बिल्कुल सही बात है। बोरोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है किससे, बेरिलियम से। क्योंकि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा वो निकलता है 2s से, जबकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, 2p से। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर शिल्डिंग ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जबकि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन केवल कौन से बच गए आपके पास में, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो रिपल्शन होगा या ये बोल दो कि शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रीजन पढ़ते हैं 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है फ्लोरीन। बात करें फ्लोरीन तो बेटा हमें पता है कि फ्लोरीन जो होता है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एफ जो होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, यानी ए का 2 हो जाता है। क्लोरीन जो है बात करें तो वो होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ब्रोमीन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है आपका लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन जो होता है उसमें होती है सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, तो पहला स्टेटमेंट है इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, हाउएवर सम नोबल गैसेस फॉर एग्जांपल ज़ीनोन एंड क्रिप्टॉन आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म दिस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्टेट रूल का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि भाई जिसके लिए दिया जा रहा है ऑक्टेट के लिए, और वही इनर्ट गैस क्या बना रही है, कंपाउंड बना रही है, यानी ये क्या होगा इसका पहला ड्रॉबैक। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल सही बात है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो आई थी हमारी VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आए थे थ्योरी में। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एनर्जी के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं कि भाई स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, यानी ये भी क्या था, इसका ड्रॉबैक था। यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें अमोनिया एंड NF3 बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिडल शेप विद a lone pair of electrons on nitrogen. Why does the dipole moment of ammonia is greater than that of NF3? तो बात करें अगर NF3 एंड NH3 की, तो NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से। इसलिए जो डायरेक्शन होता है इस बॉन्ड डाइपोल का वो कहाँ की तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा, जबकि ये जो लोन पेयर है इसका जो डाइपोल होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है। यहाँ अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो बिकॉज ऑफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम, हो सकता है। बिकॉज इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द 3NF बॉन्ड। अगर ऑर्बिटल डाइपोल की बात करें तो NF का जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही है। बिकॉज इन अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन सेम टू द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द 3NH बॉन्ड। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा ऊपर की तरफ, ऑर्बिटल डाइपोल भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो अब हमें देखो अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि तीनों ही ऑप्शन क्या आ रहा है आपके करेक्ट है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। तो सबसे पहला देख लेते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, बिल्कुल सही है। शेप जो होती है वो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड के ऊपर डिपेंड करती है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। पेयर्स क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उनमें होते क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल सही है। रिपल्शन क्या होना चाहिए, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस होगी तो रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, यानी ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, असर्शन दिया हुआ है SF4 मॉलिक्यूल हैज टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका दिया हुआ है, इन विच स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल देन, यहाँ पर आपको ए कर लेना है स्ट्रक्चर है। तो बात कर रहे थे हम लोग इसकी, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो जो स्टेबल होती है वो बी वाली होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो लोन पेयर होता है और जो केवल दो बॉन्ड पेयर ही ऐसे होंगे जो 90 डिग्री पर होंगे, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है आपका, ये आपका एक्सियल पोजीशन पे, और ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड है ये आपके 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ये लेस स्टेबल होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिसाइड द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बी, बिल्कुल सही है एक्सप्लेनेशन बी, यानी आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है MOT में, 1s के साथ कंबाइन होता है, 2s के साथ में होता है, 2p के साथ में होता है, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद 2s ऑर्बिटल, बिल्कुल गलत, यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता क्या है आपको, 1s ऑर्बिटल 2s के साथ में कंबाइन हो ही नहीं सकता है, यानी रीजन क्या हो गया, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट करेक्ट मैचिंग का है, सबसे पहले तो इसको SF4 कर लेना। SF4 की बात करें, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से आपके 4 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और एक हो गया आपका लोन पेयर, तो 4 + 1 हाइब्रिडेशन हो जाएगा टोटल 5, sp3d। IF5 की बात करें तो आपके 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, दैट इज sp3d2। NO2+ की बात करें तो आपका हाइब्रिडेशन जो होगा दैट इज sp, और NH4+ की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो मैच कर लेते हैं हम लोग, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ए का आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, केवल एक ही ऑप्शन था, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड, p मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो देखो बेटा, जो भी आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसी में ग्रेटर एबिलिटी होती है p बॉन्ड बनाने की, और यहाँ पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन है, दैट इज ओनली द कार्बन, तो ये होगा आपका p मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिफ्यूजन, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लैटिस एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जीज। तो लैटिस एनर्जी का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो हम पता है कि जितना ज़्यादा स्मॉलर कैटायन और स्मॉलर एनायन होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी और लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो MF MCl MBr MI। बात करते हैं कौन सा ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नील बार्टलेट ने जो रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर किया था वो था बेटा O2+ PT F6-, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखो बेटा अपने पास MT5 का अपन डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 64 का। तो देखो द वेट ऑफ 2.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ COH, तो वेट पूछ रहा है तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो मोल कैसे निकाल सकते हो आप इसके, आप मोल कैसे निकाल सकते हो, मोल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na से मोल फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है बेटा, 2.01 × 10⁻23 पार्टिकल्स गिवन है आपको, या फिर मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एटम्स हो, नंबर ऑफ आयंस हो, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे आपको, पार्टिकल्स के अंदर ही आ जाएंगे। मॉलिक्यूल कितने दिए हो, 2.01 × 10⁻23, 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 23। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 मोल्स आ जाएंगे। अब 1/3 मोल्स आ गए तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, मास बाई मोलर मास लिख सकते हो। तो मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास कितना है CO का, कार्बन का तो कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 28 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 28। मोल्स कितने आए बेटा अपने पास,
मोल्स आए अपने पास 1/3, मोल्स कितने अपने पास 1/3। तो मास निकालोगे यहां से, मास ऑफ CO कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 28 इंटू 1/3। इसे कैंसिल आउट करोगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO आ जाएगा बेटा 9.33 ग्राम। तो कितना देखा है 9.33 है अपने पास, कौन सा ऑप्शन जाएगा अपना, थर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोलर। सही है, मोलरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर। तो अब देखो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर की देखोगे तो प्योर वाटर के लिए जो मोलरिटी होगी तो मास ऑफ जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होगी कि नहीं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास वाटर की दे रखी तो मास ऑफ किसका बेटा, वाटर का, y कितना आ जाएगा अपने पास, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने को 1 ग्राम पर ml है, मास निकालना है। वॉल्यूम जब गिवन नहीं हो तो कितने ml ले लो आप, 1000 ml, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा अपने पास 1000 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आएगा, और 1000 ग्राम आ जाएगा तो मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। यहां से मोल ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे बेटा 1000/18 तो कितना आ जाएगा 55.5 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब ये 55.5 आ गया तो अब मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी 55.5। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है बेटा अपने पास स्टेटमेंट। सेकंड देखो, मोलरिटी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, ये भी सही है कि मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो सेकंड पैरामीटर भी सही है। तो बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है बेटा सेकंड वाला, तो इसलिए अपने पास कौन सा जाएगा इसमें, सेकंड वाला जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो 55.5 है तो उसमें टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, जब तक अपने पास स्टेटमेंट सेकंड का कोई ना कोई यूज नहीं हो रहा है जब तक उसको कम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन बेरिलियम H2PO2 का होल ट्वाइस इज। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, इसमें फॉस्फोरस का बताना है। तो दो मेथड पढ़े होंगे आपने, एक तो पढ़ा होगा बेटा x मान के निकालने के लिए, तो x मान के निकालोगे तो बेरिलियम का कितना होगा बेटा, सेकंड ग्रुप का आता है तो +2 चार्ज होगा। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ, तो कैसा चार्ज लेगा प्लस या माइनस, तो प्लस चार्ज लेगा बेटा। तो यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा, एक पे +1 है तो 4 पे कितना आ जाएगा +4। फॉस्फोरस का क्या ले लिया अपन ने x, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4 है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 6 2 फॉस्फोरस है तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2x रहेगा। तो 6 + 2x - 8 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास थर्ड। दूसरा आप स्ट्रक्चर से इसको निकाल सकते थे, जैसे ब्रेक कर दिया आपने, इसको ब्रेक करोगे तो चार्ज कितना आएगा यहाँ पे, ये आ रहा होगा 2H2PO2 -1 चार्ज आ रहा होगा कि नहीं। हाइड्रोजन का निकालना है, साथ में कौन होगा यहाँ पर Ba2+ बन रहा होगा कि नहीं बेटा, इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा +2, फॉस्फोरस का निकालना है तो x, ऑक्सीजन पर कितना होगा -4 इक्वल टू किसके होगा -4 के, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा अपने पास x इक्वल टू जाएगा तो -1 + 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे बेटर लगे वैसा कर सकते हो आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, द वैलेंस वैल्यू ऑफ x बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब ये देखो बेटा कि यहां से देखोगे इस पे -1 चार्ज आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है 4+ चार्ज आ रहा है कि नहीं। तो यहां से भी देख सकते हो कि इसको पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, +4 आ रहा है, इधर तो न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ +4 आ रहा है तो चार्ज कितना होना चाहिए -4 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो
चार्ज बैलेंस होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों चार्ज कैसे आना चाहिए, जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप, 3। या फिर ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे ये NO3 माइनस किस में है, नाइट्रोजन किस में, +5 में, ये इधर कितने में बेटा, +2 में। तो कितने का चेंज आ रहा है इन दोनों में देखेंगे तो 3 का चेंज आ रहा है कि नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, जितने का चेंज आ रहा है वही अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, del H and del E are almost the same for the reaction N2 गैस प्लस O2 गैस टू NO गैस। तो बेटा गैसियस रिएक्शन के लिए अपन ने पढ़ा है कि del H इक्वल टू क्या होगा अपने पास, del E प्लस del NGRT होगा कि नहीं होगा। अब del NGRT देखो बेटा, यहां से del NG कितना आ रहा है, प्रोडक्ट में कितना है 2, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, del H किसके इक्वल है अपने पास, del E के इक्वल है। किसके इक्वल है अपने पास, del H जो है वो del E के इक्वल है। तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। दूसरा है कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैस, हाँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल कैसे हैं, गैस से बेटा अपने पास। तो सेकंड स्टेटमेंट भी कैसा है अपने पास, ट्रू है। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम Z इक्वल टू 24 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द azimuthal क्वांटम नंबर with azimuthal quantum number L equal to 1 and L equal to 2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा क्रोमियम है तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा, इसमें कितना आएगा अपने पास 4s1 आएगा क्योंकि सिमेट्री आ जाती है और फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d5 में। उसने बोला है कि L इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन, एक तो L इक्वल टू 1 पे बताने और दूसरे अपने को L इक्वल टू 2 पे बताने। तो L इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन देखें बेटा यहां से, तो L इक्वल टू 1 पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास, इसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, L इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए L इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ पे L इक्वल टू कितना होगा बेटा 1, इसके लिए L इक्वल टू कितना होगा 0, L इक्वल टू कितना होगा अपने पास 1, इसके लिए L इक्वल टू कितना होगा सर 0, 3D के लिए L इक्वल टू कितना होगा 2, तो 6 + 6 ये तो किसके लिए आ रहे हैं अपने पास, L इक्वल टू 1 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 होंगे कि नहीं, और L इक्वल टू 2 पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास 5, तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। तो हाईएस्ट एनर्जी देखनी है, ऐसा कभी भी सेट आ जाए तो क्या देख लो उसके लिए, जिसके लिए n + L की वैल्यू मोर होगी उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी हाईएस्ट होगी कि नहीं होगी। तो अब यहां देखो पहले वाले में n + L कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सेकंड वाले में देखो n + L कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले में देखोगे तो n + L कितना आ रहा है अपने पास, फर्स्ट वाले में n + L जो है n + L जो है वो कितना आ रहा है बेटा अपने पास 3 + 1 लोगे तो कितना हो रहा है 4, सेकंड वाले में देखा तो 3 + 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 5, थर्ड वाले में देखा तो 4 + 0 इक्वल टू कितना आ रहा है 4, और डी वाले में देखा बेटा 3 + 0 इक्वल टू कितना आ रहा है 3। तो हाईएस्ट किस में आ रहा है बेटा अपने पास सेकंड में, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी अपने पास वी वाले की होगी। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल एज। तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है L + 1 H हाफ कट होगा कि नहीं होगा, H कट होगा। तो L के लिए 2s के लिए जो दे रखा है अपने को 2s के लिए निकालना है, तो इसके लिए L कितना होगा 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास बी आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहे बेटा अपने से कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ 25 ग्राम इन स्पेस इज 10⁻⁻5 मीटर, हेंस द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड दे रखा है। अब देखो बेटा यहां से अपने को इसको सॉल्व करना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अनसर्टेनिटी क्या होती थी आपके del x del p = h/4π होता है कि नहीं। del x देखोगे तो del x तो पोजीशन में, del x तो पोजीशन, और इसको अपन
मास इंटू मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी में चेंज h अपॉन क्या लिख सकते हो आप, 4 पाई लिख सकते हो कि नहीं। डेल एक्स अनसर्टेनिटी कितनी दे रखी है अपने को, 10⁻⁻5 दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, एम मास कितना दे रखा है 25, जो किस में चलना चाहिए, केजी में चलेगा, तो कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 10⁻³ आ जाएगा, इनटू क्या आएगा डेल वी, h अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है 0.527 इंटू 10⁻, कितनी होगी अपने पास -34। तो ये वैल्यू ध्यान रख लोगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, 0.527 इंटू 10⁻⁻34। तो डेल वी कितना आ जाएगा 0.527 इंटू 10⁻34। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा 25 इंटू 10⁻8। 10⁻8 को यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 0.527 इंटू 10⁻34, और इसको 34 इंटू 10⁻, कितना होगा +8, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई 25। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये 0.527 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 26/25। और लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 527 इंटू 10⁻⁻29/25। 25 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना टाइम कट रहा होगा 2.7 बचेगा, तो 2.1 आ रहा होगा, 2.1 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है अपने पास, ऐड किया तो 26, 29, 25 से डिवाइड किया तो अपने पास ये 21 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा अपने पास, तो ये से कैंसिल आउट करोगे तो बेटा ये कितने टाइम्स कटेगा अपने पास 2.1 इंटू 10⁻28। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, ऐसा आंसर है अपने पास फर्स्ट। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज जो है कि हमारा 5 की डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक का सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल। इसमें क्या हमारा 4 कंपाउंड दिया हुआ है, जिसमें क्या हमारा 2 कार्बोकैटायन है, 1 कार्बोएनायन है, और एक क्या हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और इस पर पूछा है कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाले जो है क्या हमारा, ये आपका 3 मेंबर रिंग है, और इस 3 मेंबर रिंग पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, ये क्या साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और सेकेंड वाला जो है ये 3 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे ऑर्गेनिक में सबसे स्टेबल कंपाउंड जो होता है क्या एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन, तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड क्या हो गया, हमारा साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन क्या हमारा एरोमेटिक है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो फिर है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 कार्बोकैटायन दिया हुआ है, जिसकी स्टेबिलिटी अरेंज करना क्या हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये देखो इसमें क्या हमारा एक ऑक्सीजन दिया हुआ है, इस पर क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, एक कार्बोकैटायन तो ये है। दूसरा कार्बोकैटायन क्या हमारा, ये देखना ये 5 मेंबर रिंग है, इस पे क्या हम पॉजिटिव चार्ज रखें। और तीसरा भी क्या हमारा 5 मेंबर रिंग है, और इसमें क्या हमारा आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 है, ये क्या हमारा 2 है, और ये क्या हमारा 3 है। ठीक है, अब जरा ये देखना, नहीं यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है क्या हमारा, इसका नाम क्या हमारा बी रखा है, क्या हमारा ये जो नाम है इसमें देखिए, इसका नाम क्या हमारा ये
बी है, इसका नाम क्या ए है, इसका नाम क्या हमारा सी है। अब जाइए देखो, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये क्या हमारा कंजुगेट सिस्टम में बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या हमारा रिजोनेंस कर देगा, इसमें क्या हमारा रिजोनेंस हो रहा है, तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी बी का। ए वाले में क्या लग रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की चेक करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कंजुगेशन होगा, साथ में क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इस वाले कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हमारा 4 है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ ये कौन इफेक्ट लगा देगा, इसमें माइनस आई इफेक्ट लगाएगा दोनों तरफ से, तो माइनस आई इफेक्ट के चलते ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे मोर स्टेबल जो होगा क्या हमारा बी होगा। बी में क्या हो गया, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रिजोनेंस हो जाएगा, रिजोनेंस के चलते क्या हमारा ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। रिजोनेंस के चलते ये जो कार्बोकैटायन है क्या हमारा ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ कौन वन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, सबसे मोर स्टेबल बी हो जाएगा। बी के बाद ए, और इसमें कौन इफेक्ट लगा दिया, ये यानी पॉजिटिव चार्ज में ऑक्सीजन लगा तो ये क्या हमारा माइनस आई इफेक्ट लगा देगा, तो माइनस आई इफेक्ट के चलते इसकी ऑर्डर ये ऊपर की तरफ होगा, ये क्या हमारा माइनस आई इफेक्ट लगा देगा, तो माइनस आई इफेक्ट चलते इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। तो यानी कि हमारा सबसे मोर स्टेबल बी, बी के बाद ए के बाद क्या हो गया, सी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फिर 3 कार्बोकैटायन दिया हुआ है, ये क्या हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो देखो बेंजाइल कार्बोकैटायन में क्या होता है, रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है, ये रिजोनेंस चलते इसकी स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या हमारा ये दिया हमको इथाइल कार्बोकैटायन, तो इसमें क्या हमारा हाइपर कंजुगेशन प्लस क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसमें आपका 3 है, इसमें क्या लगा हमारा रिजोनेंस लगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये विनाइल टाइप की कार्बोकैटायन है, और विनाइल कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे sp पे कौन चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और ये देखो यानी अब यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बोकैटायन क्या हमारा हाईली अनस्टेबल होगा। ये विनाइलिक टाइप का एसिलाइड टाइप का कार्बोकैटायन है, तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे मोर रिजोनेंस क्या हो गया, सबसे डोमिनेंट फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या हमारा इसमें प्लस आई इफेक्ट है, और ये क्या हमारा विनाइलिक कार्बोकैटायन है, तो विनाइलिक कार्बोकैटायन क्या हमारा विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हमारा अल्काइल कार्बोकैटायन से क्या होता है, कम। विनाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल और किससे, एसिटाइल टाइप के कार्बोकैटायन से। तो इसमें स्टेबिलिटी अगर अरेंज करें तो सबसे मोर स्टेबल क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया, सी के बाद क्या बी, बी के बाद क्या आ गया डी, यानी ऑप्शन क्या हो गया हमारा 175 का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, फिर ये क्या हमारा कार्बोकैटायन ही दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है अमॉन्ग द गिवन स्पेसिस रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, किस किस कार्बोकैटायन में रिजोनेंस हो रहा है। तो ये देखो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन अभी जस्ट इस तरह क्वेश्चन किए थे, इसमें क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो रहा है, यानी रिजोनेंस इफेक्ट होगा। दूसरा क्या है, एलाइल कार्बोकैटायन है, देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, रिजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले जो कार्बोकैटायन है ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर से कोई गंज, इधर देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, कभी भी CO ग्रुप के बगल में अगर देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके साथ CO चाहे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रिजोनेंस इसमें नहीं हो सकता है। ये कभी भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराएंगे तो ऑक्सीजन के जो ऊपर कौन चार्ज चले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, और ऐसा कैटायन और भी हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, तो इसको रिजोनेंस में क्या हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए ये वाला जो देखो ये डबल बॉन्ड पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, विनाइलिक टाइप का है, यहाँ पे क्या हमारा इधर से कंजुगेट नहीं है, इधर क्या हमारा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CO, तो इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, रिजोनेंस के बाद और भी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होगा, ये रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा, तो ये रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जा रहा है। ठीक है, ये रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो ए है, ये बी है, और ये क्या हमारा आपका सी है। तो सी वाले में क्या हमारा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हमारा, ये क्या हमारा रिजोनेंस नहीं हो रहा है। इधर से इसमें देखो ये भी क्या हमारा इसमें विनाइलिक टाइप का पॉजिटिव चार्ज है, ये कंजुगेट सिस्टम में नहीं है, तो यानी इसमें भी क्या हमारा रिजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो किसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रिजोनेंस नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी क्या हमारा रिजोनेंस
नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ रेजोनेंस किस में हो रहा है हमारा, ए और क्या हमारा बी में हो रहा है, ये कंजुगेट सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखें तो ऐसा कौन सा रहा, सिर्फ क्या हमारा ए में रेजोनेंस हो रहा है और क्या हमारा बी में रेजोनेंस हो रहा है, क्या हमारा सी में रेजोनेंस नहीं, बी में रेजोनेंस हो रहा है, सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, डी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यानी ए और बी क्या हमारा ओनली क्या, यानी कि हमारा ये थर्ड ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल देन बी, कह रहा है ए और बी में एक किस में ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। देखो ये क्या डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या हमारा ओड इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेट सिस्टम में नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें बी क्या होगा मोर स्टेबल ए से। इसमें देखें 3 डिग्री रेडिकल, ये 2 डिग्री रेडिकल, तो ये बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोएक्साइल, इसमें क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा ज़्यादा, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में क्या हमारा सेम। ए की स्टेबिलिटी, ये क्या 3 डिग्री रेडिकल है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें रेजोनेंस होगा, तीनों बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाले की स्टेबिलिटी जो है क्या हमारा बी से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, इसमें हाइपर कंजुगेशन, इसमें रेजोनेंस, तो क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटाइन, फिर कार्बोकटाइन का ही स्टेबिलिटी अरेंज करना है। तो ये देखो ये बेंजाइल टाइप की कार्बोकटाइन है, तो बेंजाइल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बेंजाइल आ गया, ये थर्ड नंबर जो है क्या हमारा ये बेंजाइल है, तो बेंजाइल में क्या रेजोनेंस होगा, नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया ज़्यादा। उसके बाद फिर ये क्या हमारा एलाइल आ गया, एलाइल में भी रेजोनेंस होगा लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेंस क्या होगा कम होगा, यानी क्या हमारा फर्स्ट आ गया। फर्स्ट के बाद क्या हमारा ये नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकटाइन, इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सेकंड वाले क्या हो जाएगा, सेकंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हमारा बाद में चले गया। यानी स्टेबिलिटी अरेंज करें तो ये सबसे मोर स्टेबल क्या हो गया, थर्ड आया। थर्ड के बाद क्या आ गया हमारा आपका फर्स्ट आया है, तो ये सबसे मोर स्टेबल क्या हो गया थर्ड, थर्ड के बाद क्या आ गया फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद क्या आ गया हमारा सेकेंड, सेकेंड। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, थर्ड के बाद क्या हमारा फर्स्ट, थर्ड, थर्ड के बाद क्या हमारा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या हमारा सेकंड, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है। सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गया थर्ड आ गया, थर्ड के बाद क्या हमारा एलाइल टाइप का है ये आ गया, फिर क्या हमारा सेकंड आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन, ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है, अबव कंपाउंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। तो ये क्या हमारा प्लस आर इफेक्ट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और माइनस आर इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये देखो ये मिथाइल ग्रुप प्लस आर ग्रुप है, एक्टिवेटर है, ये क्लोरीन क्या हमारा प्लस आर है, लेकिन ये क्या हमारा डी एक्टिवेटर है, ये एक्सेप्शनल केस है आपको पता होगा, डी एक्टिवेटर ग्रुप, ठीक है। ये भी क्या हमारा डी एक्टिवेटर है, ये भी क्या हमारा डी एक्टिवेटर है। तो सबसे पहले एक्टिवेटर में क्या आएगा बी, बी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए, ये स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर, ये क्या वीक डी एक्टिवेटर, तो क्या आ गया सी, सी के बाद क्या आ गया डी। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है ए बी, बी ए सी डी, देखो बी ए सी डी, तो ये क्या हमारा फर्स्ट आ गया बी, बी के बाद क्या आ गया ए के बाद क्या आ गया सी, सी के बाद डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर, कह रहा है कि कोई फ्री रेडिकल पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री रेडिकल आर कैटाइन, तो कैटाइन नहीं होता है, ठीक है। एनायन नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। केमिकली इनएक्टिव, केमिकली क्या रिएक्टिव, तो केमिकली क्या होगा रिएक्टिव। देखो ये फ्री रेडिकल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या हमारा इथाइल क्लोराइड बना दिया कि नहीं, तो केमिकली क्या होगा हमारा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये क्या इनएक्टिव, तो इनएक्टिव नहीं होता, क्या क्या केमिकली रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हमारा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, एक तो क्या हमारा ऑर्थो नाइट्रो क्या हमारा बेंजोइक एसिड दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन में, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड में क्या लग गया हमारा ऑर्थो इफेक्ट लग गया, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो सेकंड का होगा क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ भी क्या हमारा ये पैरा पोजिशन पे NO2 लगा, ये ग्रुप कैसा है माइनस आर और माइनस आई ग्रुप है, ये भी यहाँ पे क्या माइनस आर और माइनस आई ऑर्थो इफेक्ट पे काम किया। फिर क्या गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी मेटा पोजिशन पे सिर्फ क्या लगा हमारा NO2 लगा,
ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया हमारा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या हमारा ये आया, है ना। तो अब ये देखो सबसे पहले जो है आपका कौन सा आ गया, सेकेंड आया, सेकेंड के बाद क्या पैरानाइट्रो बेंजोइक थर्ड आ गया, ये थर्ड आया, थर्ड के बाद जो है क्या मेटानाइट्रो यानी क्या फोर्थ आया। यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा, माइनस आई इफेक्ट लगा। अब बेंजोइक एसिड में कोई इफेक्ट लगा तो क्या हमारा फर्स्ट आया। यानी एसिडिक प्रॉपर्टी की बात किए तो हम लोग को सबसे पहले क्या आ गया सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या आ गया थर्ड, सेकेंड ये क्या सेकेंड आया, सेकेंड के बाद क्या थर्ड आया, थर्ड के बाद क्या आ गया फोर्थ आया, फोर्थ के बाद क्या वन, यानी फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड रोटेट द प्लेन पॉइजलाइट, प्लेन पॉइजलाइट को वही मॉलिक्यूल रोटेट करेगा जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में कोई कायरल कार्बन नहीं है तो क्या रोटेट नहीं करेगा। इसमें क्या हमारा कायरल कार्बन है तो ये रोटेट कर सकता है। इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप तो ये भी रोटेट नहीं कर सकता है। इसमें भी कार्बन कायरल है, इसमें भी कार्बन कायरल है, इसमें भी कार्बन कायरल। अब इसी दो ऑप्शन में देखने हैं कौन। अब देखो इसमें एक कायरल कार्बन की अगर कोई भी कंपाउंड होता है ऑलवेज क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कायरल कार्बन दो है तो मे भी ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जाएगा तो वो कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो, दो वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, लेकिन एक वाला हमेशा ऑलवेज क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इसको अब ये कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसको आर एस से आप निकाल सकते हो। ये तो इस पे कितना नंबर दिए हम 1 दिए, इस पे क्या दिए 2 दिए, इस पे 3 दिए, एच क्या हमारा 4 पे है तो 1 से 2 2 से 3 कैसा गए क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज गए तो क्या लिखे आर, क्योंकि एच किस पे वर्टिकल प्लेन पे है। यहाँ भी क्या किया हम 1 से क्या गए हम ये 2 गए, 2 से क्या 3 गए, कैसा गए हम ये 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 1 से 2 2 से सॉरी ये क्या हमारा 1 से 2 2 से 3 कैसा गए हम क्लॉकवाइज गए तो क्या लिए आर। यहाँ पे क्या हमारा 1 से 2 से 3 कैसा एंटी क्लॉकवाइज गए एस। तो कभी भी अगर सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन पे, ये दोनों कायरल कार्बन के हमारा सिमिलर है, कभी भी सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन पे एक पे कॉन्फ़िगरेशन आर हो और दूसरे पे क्या हो एस हो, या एस हो या आर हो, सिमिलर एसिमेट्रिक कायरल कार्बन पे अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहाँ पे पीओएस क्या होता है प्रेजेंट होता है, और वैसा कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है इनएक्टिव होता है। इसलिए कायरल कार्बन है लेकिन बट क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इसमें एक कायरल कार्बन की कंपाउंड ऑलवेज क्या होता है ऑप्टिकली, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मीजो आइसोमर्स, इसमें कौन सा मीजो आइसोमर। मीजो कंपाउंड जब भी होगा तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन क्या हमारा सिमिलर टाइप का होना चाहिए। डिसिमिलर में कभी भी क्या हमारा मीजो कंपाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। देखो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन में कभी भी क्या हमारा ये डिसिमिलर एसिमेट्रिक कायरल कार्बन आ गया। 2,3 डाइक्लोरो क्या हमारा पेंटेन में ये क्या डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन आ गया 1 2 3 4 5 डिसिमिलर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ये मीजो नहीं होगा। ठीक है, ये मीजो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या हमारा नो मीजो, ये मीजो नहीं हो सकता है। उसके बाद है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन एक कायरल कार्बन की कंपाउंड कभी भी क्या हमारा मीजो नहीं होता है। तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन मीजो हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में मिल जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा मीजो। 2 क्लोरोब्यूटेन में कार्बन कायरल लेकिन ये मीजो नहीं होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसमें कायरल कार्बन लेकिन मीजो, एक कायरल कार्बन की कंपाउंड कभी भी मीजो नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशमी मिक्सचर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 रेशमी मिक्सचर क्या 50% क्या हमारा आर फॉर्म 50 इनिशियोमेरिक पेयर जो होता है 50-50 क्या हमारा इनिशियोमर्स रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, या 50 आर 50% एस क्या होगा रेशमिक आइसोमेरिक कंपाउंड गलत, कायरल कंपाउंड गलत, मीजो कंपाउंड गलत, इनिशियोमेरिक विथ कायरल कार्बन है ना। इनिशियोमर्स के यानी इनिशियोमर्स 51:1 रेशियो में जो इनिशियोमर्स होता है वो क्या हमारा रेशमिक मिक्सचर होगा। तो इनिशियोमेरिक विथ कायरल कार्बन के साथ क्या हमारा रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन 2 ब्यूटाइन ट्रीटेड विथ H2 लिंडर कैटलिस्ट कंपाउंड X प्रोड्यूसेस मेजर है। 2 ब्यूटाइन है उसको लिंडर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, X प्रोड्यूसेस एज द मेजर प्रोडक्ट। X क्या दे रहा मेजर प्रोडक्ट। व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम लिक्विड तो Y इज द मेजर प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी ये क्या हमारा 2 ब्यूटाइन है। अब 2 ब्यूटाइन का रिडक्शन किया जा रहा है किसके साथ, तो एक बार क्या H2
PDBASO4, यानी ये लिंडर कैटलिस्ट के थ्रू, तो ये दे देगा सिस्टोब्यूटीन। क्या दे देगा हमारा? सिस्टोब्यूटीन। और यही रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ करें तो ये क्या दे देगा? ट्रांसटोब्यूटीन। ये क्या दिया? ट्रांसटोब्यूटीन। ये दिया सिस्टोब्यूटीन। तो एक्स तो ये हो गया, और ये क्या, जब इसके साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करते वाई देता है, तो वाई क्या बना? ट्रांसटोब्यूटीन। तो अब तुम्हें पता है, अब ये कह रहा है कि वाई विल बी हायर बाय, अब देखो सिस फॉर्म, तो सिस की अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये क्या हमारा म्यू जो होता है डायपोल मोमेंट सिस इज ग्रेटर देन म्यू क्या हमारा ट्रांस, और जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो कह रहा है कि वाई तो कौन सा फॉर्म हो गया? वाई तो ट्रांस फॉर्म हो गया, ट्रांस की डायपोल मोमेंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो कह रहा है वाई विल हैव हायर डायपोल मोमेंट देन हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर डायपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्स। बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाई विल बी हायर डायपोल मोमेंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गलत है, क्योंकि वाई का तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एक्स विल बी लोअर डायपोल मोमेंट, ये भी गलत, क्योंकि एक्स सिस फॉर्म है, ठीक है। अब एक्स विल बी हायर डायपोल मोमेंट, तो एक्स कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म की डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये सही है, एक्स हैव हायर डायपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाई। तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 86 में देखेंगे अपन, वो बोल रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास ऑफ, चूज द करेक्ट आंसर ए, बी, सी एंड डी। तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मास कितना आएगा बेटा? मोल्स कितने आएंगे? 1/Na आएंगे कि नहीं? इनटू क्या हो जाएगा? 32। इसके मोल्स कितने आएंगे? 1/Na आएंगे। इसके मोल्स निकालोगे तो ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? 1 × 10⁻⁻10/32। और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर के लिए देखोगे तो इसके मोल निकालोगे तो ये कितने आएंगे बेटा अपने पास? इसके मास मोल आएंगे 1 × 10⁻⁷ यही आएगा। अब देखो उसने बोला है कि मास किसका सबसे ज्यादा होगा, तो अब ये देखें बेटा, ये 32 से डिवाइड हो रहा है, ये n × 32 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आ रहा है? 1/Na आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 1 मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा है, कितने मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा है? 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका जो मास होगा तो इसके कंपेयर में तो बहुत कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा बेटा? सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा बेटा अपने पास 1 × 10⁻⁻7। तो कॉपर पे देखो यहाँ 10⁻⁻7 है, यहाँ 10 कितना है? -10। तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा बेटा अपने पास? फोर्थ वाले का होगा। किसका होगा? फोर्थ वाले का। फिर उसके बाद किसका होगा अपने पास? थर्ड का। इन दोनों में देखा तो ये एटम है और ये क्या है? मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो यहाँ × 32 होगा और यहाँ कितना होगा? 14 आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों में देखा जाए तो फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे? सेकंड वाले से। नेक्स्ट है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम मोल इनवर्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी। तो पहले बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकलेगा? देखो कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं आपको? कार्बन दे रखा है, एटम दे रखा है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको? नाइट्रोजन एटम। इनके मास जो दे रखे हैं बेटा वो कितना दे रखा है? 9, इसका दे रखा है अपने को 1, और इसका दे रखा है 3.5। तो इससे रेशो निकाले, पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो इसको कितने से डिवाइड? 12 से, इसको 1 से, और इसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 14 से। तो ये कितना आएगा अपने पास? 3/4। ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा अपने पास? 1/4। तो इससे सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3:4:1 हो जाएगा कि नहीं? तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है अपने पास, क्या है बेटा अपने पास? जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, तो इंपेरिकल जो फॉर्मूला है वो तो क्या बनेगा अपने पास? C3H4n आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। और n कैसे निकालेंगे बेटा? मास कितना दे रखा है आपको? 108 मास गिवन है, और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आएगा आपके पास? टोटल करोगे तो 54 आ रहा है, तो कितने टाइम्स कटेगा ये? 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा कि नहीं? तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा अपने पास वो क्या बनेगा? C3H4
n का क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो क्या बन जाएगा C6H8N2। तो क्या आ रहा है अपने पास C6H8 और N2। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा अपने पास, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस Mn प्लस 2 CO2 प्लस H2 द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द वैलेंस रिएक्शन। तो वैलेंस रिएक्शन जो दे रखी है बेटा अपने को MnO4 का बताना है, C2O4 का H का। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको वैलेंस इस तरीके से करना है बेटा कि जैसे अपने को दे रखा है MnO4 माइनस और दूसरा दे रखा है C2O4 2 माइनस। इससे बन रहा है अपने पास, पहले मेरे को जो एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है उनको वैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन बाद में वैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो ईच एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो इसका कितना आ रहा है +7, इसका कितना आएगा +3, इसका कितना आ रहा है +2 और इसका कितना आएगा +4 आएगा कि नहीं। फिर अपने को एटम्स बैलेंस करने हैं। तो यहाँ कितने हैं, एक, और यहाँ भी एक आ रहा है। यहाँ कार्बन 2 है लेकिन यहाँ कार्बन 1 आ रहा है, तो 2 CO2 से बैलेंस हो गया। इसके बाद इसका रेशो निकाल लो बेटा। 7 से कहाँ जा रहा है, ये 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा 5 डिफरेंस आ रहा है। 3 से कहाँ जा रहा है, ये 4 पे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। लेकिन 2 कार्बन से चेंज कितने का होगा, 1 कार्बन से 1 का चेंज हो रहा है, तो 2 से कितने का चेंज होगा 2 का। सेम रेशो को आप प्रोडक्ट की साइड भी लिख लो, जिसके अकॉर्डिंग लिखा है उसी अकॉर्डिंग लिख के क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा जी 2 MnO4 माइनस 5 C2O4 2 माइनस, और यहां क्या बनेगा बेटा 2 Mn प्लस 2, और ये इधर बनेगा बेटा अपने पास 10 CO2। अब देखो अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने। अब एसिडिक H प्लस है तो एसिडिक मीडियम होगा, तो अपने को H2O उस साइड ऐड करने हैं जिस साइड क्या होगा अपने पास डेफिशिएंट ऑक्सीजन हो। तो अब इधर देखें तो 8 और इधर ये कितने आ रहे हैं बेटा 20, तो टोटल ऑक्सीजन कितने 28। उधर देखोगे तो 20 है, तो इधर कितने डेफिशिएंट है 8। तो यहाँ कितना H2, 8 H2O क्या कर लोगे ऐड करोगे कि नहीं। तो 8 H2O उधर ऐड किए तो इधर हाइड्रोजन कम है, तो कितने ऐड करोगे 16 H प्लस होंगे कि नहीं होंगे अपने पास। अब जिसका पूछा है उसका देख लो। MnO4 का पूछा है तो 2, C2O4 का पूछा है तो 5, और H प्लस का कितना आ रहा है 16 आ रहा है कि नहीं। कौन से ऑप्शन में आ रहा है बेटा अपने पास, फर्स्ट में ही आ रहा है। मैचिंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड में देखोगे बेटा साइन ऑफ डेल H और डेल S में, तो देखो ये क्या है दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो अब इसके लिए देखें बेटा कि डेल G इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डेल G इक्वल टू क्या होगा बेटा अपने पास डेल H माइनस T डेल S। तो अब ये देखोगे दोनों ही नेगेटिव है, ये भी कैसा है नेगेटिव है, ये भी कैसा है नेगेटिव है कि नहीं है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, ओवरऑल डेल G क्या होगा बेटा, ऑल टेम्परेचर पे डेल G कैसा होगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो डेल G ऑल टेम्परेचर पे नेगेटिव होगा तो कौन सा आएगा बेटा अपने पास स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो अपने पास ए का तो कौन सा आ रहा होगा बेटा अपने पास थर्ड आ रहा होगा। नेक्स्ट दूसरा डेल G पे देखें बेटा अपन क्या रखा है डेल H माइनस T डेल S होगा कि नहीं होगा। तो देखो डेल G डेल H कैसा दे रखा है आपको नेगेटिव दे रखा है, और डेल S कैसा दे रखा है आपको पॉजिटिव दे रखा है कि नहीं। डेल H है वो नेगेटिव दे रखा है, डेल S पॉजिटिव दे रखा है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, सॉरी यहां जो फर्स्ट वाला था अपने पास तो देखो बेटा जो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले में देखोगे डेल G इक्वल टू क्या दे रखा है आपको डेल H माइनस T डेल S दे रखा है। क्या दे रखा है T डेल S, दोनों ही नेगेटिव दे रखे हैं। ये नेगेटिव है और ये भी कैसा है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बनेगा कि नहीं, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो ये क्या आ जाएगा डेल H तो नेगेटिव होगा और ये T डेल S बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो ये कब नेगेटिव हो सकता है जब टेम्परेचर कैसा हो बेटा, टेम्परेचर हाई हो अपने पास। तो हाई टेम्परेचर पे देखो तो फर्स्ट वाले कौन से में आ रहा है हाई टेम्परेचर सेकंड, तो ए वाले का कौन सा जाएगा बेटा अपने पास ए वाले का अपने पास स्पॉन्टेनियस ओनली
एट लो टेम्परेचर पे होगा बेटा जी, किस पे होगा अपने पास, लो टेम्परेचर पे। तो बेटा इसको अपन शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 89। 89 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो ये साइन दोनों नेगेटिव दे रखे हैं। ये अपने पास डेल एच है और ये क्या है अपने पास, डेल ई है। सॉरी डेल ई नहीं है, एक मिनट रुकें। क्वेश्चन नंबर 86 में देखेंगे तो डेल एच दे रखा है बेटा अपने को, क्या दे रखा है, डेल एच, और ये दे रखा है बेटा अपने को डेल एस। तो डेल जी दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, डेल जी। डेल जी इक्वल टू क्या होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस होगा कि नहीं होगा। तो अब ये नेगेटिव है अपने पास और ये नेगेटिव है और ये भी कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। और पॉजिटिव बनेगा तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए कि नहीं। यदि लो टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ए का तो कौन सा जाएगा बेटा, आंसर ही फर्स्ट जाएगा। ए का तो कौन सा जाएगा अपने पास, फर्स्ट। दूसरा एक ये नेगेटिव दे रखा है अपने को, डेल जी जो है डेल एच इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। ये कैसा दे रखा है, नेगेटिव, और ये कैसा दे रखा है बेटा, पॉजिटिव। तो ये ऑल कंडीशन पे डेल जी कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ऑल कंडीशन पे यदि अपने पास नेगेटिव है तो हर टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। तो वी वाले का कौन सा आंसर आ रहा होगा बेटा अपने पास, थर्ड आएगा वी वाले का। दोनों ही प्लस प्लस दिए हुए हैं बेटा। तो डेल जी इक्वल टू क्या है अपने पास, डेल एच माइनस टी डेल एस। ये भी कैसा है अपने पास, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो हायर वैल्यू कब होगी, जब टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। तो अपने पास थर्ड वाले का सी का आ रहा होगा बेटा सेकंड। और फोर्थ वाले का देखें तो डेल एच तो पॉजिटिव दे रखा है और डेल एच कैसा दिया उसने, नेगेटिव। और डेल एच नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हर टेम्परेचर पर डेल जी क्या होगा बेटा, फोर्थ वाले के लिए ग्रेटर देन 0। तो ऑल कंडीशन पर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो डी वाले का कौन सा आंसर होगा अपने पास, फोर्थ। तो देख लो फर्स्ट वाले के लिए कौन सा आ रहा है अपने पास, फर्स्ट ही आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है बेटा अपने पास। अब दे रखा है बेटा एसोसिएशन में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ईच HCl और H2SO4 विद NaOH इज सेम। तो बेटा एंथैल्पी चेंज देखोगे उसने इक्विवेलेंट बोल दिया। इक्विवेलेंट बोल दिया तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के जा रहे होंगे उतने किसके जा रहे होंगे, NaOH के। तो फर्स्ट वाला तो सही है कि तीनों के लिए क्या होगी, जो एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन कराओगे चाहे HCl के साथ कराओ या H2SO4 के साथ कराओ। जैसे यहाँ NaOH लिया और दूसरा क्या लिया अपन ने, H2SO4। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं अपने पास, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं मोल इंटू एन फैक्टर। क्या होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर जैसे इसका भी 1 दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट 1 दे रखा है। तो मोल इंटू एन फैक्टर से निकालोगे तो इसका कितना आएगा, 1। जब इसका 1 जा रहा है तो इसके कितने एच जा रहे होंगे, 2 जा रहे होंगे कि नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल है तो एंथैल्पी चेंज जो होगा, जो डेल एच होगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो फर्स्ट वाला तो सही है बेटा। Enthalpy of neutralization is always the heat evolved when 1 mole acid is neutralized by a base। तो अभी ये देखा जाए बेटा कि always heat evolve तो करेगा बेटा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, always heat evolve तो होगी when 1 mole of acid is neutralized by a base। हीट इवॉल्व तो करेगा बेटा, ये तो सही है इसने। और when 1 mole acid is neutralized by base। अब ये जरूरी नहीं है, उसने क्या बोल दिया इसमें 1 mole लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है, 1 mole। तो 1 mole पे इसके 1 mole लिए आपने, इसके 1 mole लिए, तो यहां से कितना जाएगा, 1 OH जाएगा। लेकिन यहां कितने H जा रहे होंगे, 2 H प्लस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या इसका 1 mole इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है क्या, इसके कितने मोल होते, 2, और इसके कितने मोल होते, 1। जब जाके ये कैसा करता, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता कि नहीं करता। क्या 1 मोल पे न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट होते तो दोनों की वैल्यू कैसी होती, सेम होती कि नहीं। तो फर्स्ट वाला एस्टिमेशन तो सही है अपने पास, ट्रू है। लेकिन रीजन कैसा है बेटा, फॉल्स है। कौन सा आंसर जाएगा अपने पास, थर्ड जाएगा बेटा। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी heat capacity 30 kilojoule in excess of oxygen at 1 atmosphere pressure, the temperature rise from 300 to
304 केल्विन। व्हाट इज द एंथैल्पी कंबशन ऑफ ग्रेफाइट? तो बेटा कंबशन के लिए एंथैल्पी कभी भी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? डेल एच इक्वल टू होगा माइनस क्यू एक मिनट बेटा, अपने को हीट ऑफ कंबशन निकालना है बेटा अपने पास किससे? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो ये कितना होगा बेटा अपने पास? माइनस सी डेल टी वाई कितना आता है अपने पास? एन। तो डेल एच देखा बेटा अपन ने, हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है अपने को? 30 किलो जूल दे रखी है बेटा। और आंसर भी किस में बताना है अपने को? किलो जूल में ही बताना है। 30 किलो जूल। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 से 304 जा रहा है। तो कितने का डिफरेंस है अपने पास? 4 का। मोल कितने आएंगे बेटा? 4 ग्राम ग्रेफाइट है तो 4 बाई कितना आएगा? 12। 4 से कितने टाइम्स कटेगा? 3। तो 3 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो माइनस 30 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 360 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा आंसर है बेटा अपने पास? ऐसा थर्ड है। नेक्स्ट है बेटा अपने को, इन द रिएक्शन S प्लस 3/2 O2 से SO3 बन रहा है 2x किलो कैलोरी। SO2 हाफ O2 SO3 प्लस वाई किलो कैलोरी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 का करना है बेटा। रिएक्शन कौन कौन सी दे रखी है अपने को? SO2 का फॉर्मेशन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए बेटा, तो किसी भी जिसका फॉर्मेशन करना है उसके लिए रिएक्शन बनानी है। तो यहां कितना है? SO3 प्लस 2x है। फॉर्मेशन किसका? SO2 का। तो सेकंड वाली रिएक्शन को क्या कर दो बेटा? रिवर्स कर दो। तो SO3 प्लस बाई, और यहां कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? SO2 आ जाएगा कि नहीं? और दोनों रिएक्शन को क्या कर दो? ऐड। SO3 से तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? SO3 और यहां एक हाफ O2 और आ रहा है। तो हाफ O2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? S प्लस O2 जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा बेटा अपने पास? O2 प्लस क्या बच रहा है यहाँ? Y। और ये क्या आ रहा होगा बेटा अपने पास? SO2 प्लस 2x आएगा कि नहीं? Y को इधर ले जाओगे तो S प्लस O2 कितना बनेगा बेटा अपने पास? SO2 प्लस 2x माइनस वाई। तो कितना एनर्जी आ रही होगी बेटा अपने पास? 2x माइनस वाई। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा अपने पास? फोर्थ आंसर होगा। हाँ 93 करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये क्या हमारे एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी क्या करना है आपको? आयुपेक नेम करना है। ये देखना, ये कंपाउंड दिया है, इसका आयुपेक नेम। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो, इसमें आपको आयुपेक नेम पूछ रहा है। तो इसमें क्या हमारा 4 पे क्या हमारा मिथाइल है, तो हम क्या लिखे? 4 मिथाइल, क्योंकि इसमें सबसे सीनियर क्या हमारा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की तरफ से नंबर दिए 4 मिथाइल। फिर क्या हमारा 6 क्या हमारा? नाइट्रो। 6 पे क्या हमारा? NO2, तो क्या लिखे? 6 नाइट्रो। और ये 3 पे क्या? कीटोन, तो क्या लिखे? 3 ऑक्सो। और कितने कार्बन का? ये 7 कार्बन का। 4 क्या हमारा? हेप्टीन। 4 हेप्टीन। ई हटाए अल, तो 4 हेप्टीन। ऐसा क्या मिल रहा है? 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप। ये 4 को आप बाद में भी लिख सकते हो, है ना, यानी के पहले। तो 4 हेप्टीनल। तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आयुपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है, इसका क्या करना है आपको? आयुपेक नेम करना है, ठीक है। तो ये क्या हमारा? COH है। ये क्या हमारा? मिथाइल है। और इस पर क्या हमारा? ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये 1 2 3 4। देखो इसका आयुपेक नेम क्या हो गया? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये 4 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या हमारा? 2 मिथाइल क्या हमारा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही ऑप्शन बन रहा है। 4 ब्रोमो क्या हमारा? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हमारा? सेकेंड ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्या हमारा? 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो क्या बन गया? ये 2 पे मिथाइल है, 2 और क्या हमारा? 5 पे मिथाइल था। 2 5 क्या बन गया? डाई मिथाइल बना, ठीक है। और ये क्या? 6 ऑक्सो बन गया। और डबल ऑन 3 क्या हमारा? हेक्सनोइक एसिड। 3 क्या हमारा? हेक्सनोइक। ऐसा ऑप्शन कौन सा है?
2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सनोइक हेक्स 3 नोइक एसिड, ये आ रहा है। 2,5 क्या हमारा डाइमिथाइल, 6 क्या हमारा ऑक्सो, है ना, 3 इनोइक एसिड। तो ये क्या हमारा, ये 3 को यानी के बाद भी लगा सकते थे, ये क्या हमारा, ये ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या हमारा, ये इथाइल और मिथाइल, तो बहुत आसान सा सवाल है। अब इसमें देखो इथाइल और यहाँ पे कितने सब्सटेंट लगा हुआ, 2, तो ये 1 2, तो क्या बना 2 इथाइल क्या हमारा 1 डाई मिथाइल क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये जेई मेंस में भी इस साल ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये देखो ऐसा कौन सा है, क्या हमारा 2 इथाइल क्या हमारा 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन चले गया। ठीक है, 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करें, सबसे छोटा कौन होता है, बोरॉन। बोरॉन के बाद आ जाता है गैलियम, गैलियम के बाद होता है एल्यूमिनियम और देन इंडियम एंड देन थैलियम। ये हमारा साइज का ऑर्डर होता है। गैलियम की साइज जो होती है वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि गैलियम में हमारा डी ऑर्बिटल आ जाता है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, और उसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। थैलियम, इंडियम, देन थैलियम सबसे बड़ा, बोरॉन सबसे छोटा, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिहेव एज स्ट्रॉन्गली एंड वीकेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और वीकेस्ट बेस, देखिए अमोनिया जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है और BiS3 जो होता है वो वीकेस्ट बेस होता है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी H2 सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, देन H2S, H2Se, H2T एंड H2PO। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है बेटा, द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन 100 ml ऑफ 0.5 NaHCl सॉल्यूशन इज। अपने को मिली इक्विवेलेंट बताने बेटा। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन, मिली इक्विवेलेंट जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास, नॉर्मलिटी दे रखी है तो किससे निकाल सकते हो आप, N इंटू V ml में होना चाहिए। कितना दे रखा है 0.5 कितना दे रखा है 0.5 इंटू ml कितने हैं बेटा 100, तो कितना आ जाएंगे 50 मिली इक्विवेलेंट होंगे इसके। कितने होंगे बेटा अपने पास 50 होंगे।